हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज हम संविधान का अगला वीडियो पढ़ेंगे, संविधान का भाग 2, जिसमें कि भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसके पहले वीडियो में हमने संविधान का भाग 1 अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, जिससे आपको संविधान की एक अच्छी समझ पैदा होगी और आप लोग संविधान के हर एक अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ सकेंगे। संविधान के भाग 1 में भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। और आज जो हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 2, इसमें भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान का भाग 2, जिसमें नागरिकता के बारे में दिया गया है और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक कहाँ है? भाग 1 में, जिसमें कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इस तरह धीरे धीरे करके हम संविधान के कुल 22 भागों को पढ़ेंगे। तो जब संविधान बन रहा था तो बात ये आई कि किसको नागरिकता दी जाए और किसको नहीं दी जाए, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, बहुत सारे फ्रांसीसी थे और भी अन्य देशों के थे, जैसे कि एनी बेसेंट थी, वो भी विदेशी ही थी। तो क्या इनको नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए? इस हिसाब से सबसे पहले आर्टिकल 5 में यानी अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि जब संविधान बन रहा था तो प्रारंभ में उस समय जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से नागरिकता किस प्रकार दी गई है। ये 26 जनवरी 1950 जब संविधान बनकर के तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता का क्या प्रावधान था कि किस तरह से लोगों को नागरिकता दी जाए कि वो भारतीय नागरिकता उन्हें मिले, तो उसमें क्या था? 3 बातें कही गई थी। या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी अगर किसी का भी जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। उसके बाद दूसरी बात थी कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसका जन्म हुआ हो या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने से 5 साल पहले से ही भारत में रहता हो। ये 3 बातों के आधार पर उसे नागरिकता मिल सकती थी। यानी ये 3 में से कोई एक भी अगर उसके पास है एबिलिटी, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले से वह भारत में कंटिन्यू निवास करता हो, तो उसे जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता का प्रावधान था वो ये था। भाई उस समय की ऐसी सिचुएशन थी कि किस तरह से नागरिकता दी जाए, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था अभी शुरू में, तो किसी न किसी तरह तो आधार मानकर नागरिकता दी जाएगी। तो उस समय संविधान के प्रारंभ में ये 3 बातों को आधार मानकर नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया आर्टिकल 5 में। इसके बाद आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 में पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं क्या उन्हें नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि उस समय भारत एक था। और जब ऐसा लगने लगा था कि अब भारत 2 भागों में बंट जाएगा, तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आने लगे, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। ऐसे में बहुत मार काट हुआ। तो इन सभी कंडीशन को देखते हुए इसमें एक कानून बनाया गया जिसे परमिट कहा गया, और इसमें कहा गया कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुके हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, जो पाकिस्तान से आए। और अगर जो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उन्हें ये परमिट भरना होगा, और इसके भरने के 6 महीने के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यानी अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 6 में पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में, और वो किस तरह से दी जाएगी कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं भारत, तो उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं करना, उन्हें ऐसे ही नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उन्हें परमिट भरना होगा, और परमिट भरने के 6 महीने के बाद उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 7 में कहा गया कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, और फिर अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनको नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसके बारे में अनुच्छेद 7 में कहा गया है। क्योंकि इसमें क्या है कि जब ऐसा लगने लगा था कि अब बंटने वाला है, तो बहुत सारे लोग भारत की तरफ से पाकिस्तान गए और वहाँ थोड़े दिन रहे। जब उनको नहीं अच्छा लगा, मार काट होने लगा पाकिस्तान में,
इसके बाद वो फिर पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन किए, तो क्या उनको नागरिकता दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? तो बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि वो भारत के ही तो नागरिक हैं। वो गए थे पाकिस्तान, लेकिन उनको वहाँ नहीं अच्छा लगा, तो वो फिर इधर आ गए भारत की तरफ। लेकिन उसमें यह कहा गया है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाक गया हो किंतु वापस आ जाए, जो 1 मार्च 1947 के बाद पाक गया हो लेकिन वो वापस आ जाए, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके लिए उसे 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद उसे नागरिकता दी जाएगी। उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसके बाद 6 महीने के बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 3 याद हो जाएंगे आसानी से। 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या है कि जो पाक से भारत आए हैं उनके बारे में। 7 में क्या है कि जो भारत से पाक गए थे और अगर वो फिर वापस आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसके संबंध में आर्टिकल 7 में। ठीक है, अब इसके बाद 8 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि जो भारत के बाहर रह रहा बच्चा है तो क्या वो भारतीय होगा? इसके बारे में अनुच्छेद 8 बताता है। क्या बताता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारतीय होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। अब उस समय क्या था कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे कि विदेश में रह कर के भारत की आज़ादी की लड़ाई में सपोर्ट कर रहे थे, उसमें क्रांतिकारी जो है क्रांति में भाग ले रहे थे बाहर रह कर के भी। तो अगर ऐसे में कोई उनको बाहर बच्चा होता है विदेश में, तो क्या उनको नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि वो भारत की आज़ादी के लिए विदेश में रह रहे थे और विदेश में रह करके आज़ादी की लड़ाई में सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन यदि उसके माता पिता भारतीय हों। तो 8 में क्या कहा गया है कि भारत के बाहर रह रहा ऐसा बच्चा जो कि उसके माता पिता अगर भारतीय हों तो वह भारतीय होगा। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी अगर आप कहीं विदेश में सेटल हो जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में ये बताया गया है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई आप अन्यथा कार्य नहीं करते। अन्यथा कार्य से क्या तात्पर्य है कि जैसे आप कोई अगर देशद्रोही काम नहीं करते हैं, देश के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते जिससे कि देश को खतरा है कोई, यानी कि जैसे कि मान लीजिए देश भारत और चाइना का युद्ध हो रहा है, अब आप चाइना के सपोर्ट में बोलने लगे, या भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है आप पाकिस्तान की सपोर्ट में काम कर रहे हैं, तो इस तरह में आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है कि नागरिकता का बने रहना जब तक कि कोई अन्यथा कार्य ना करे। समझ गए होंगे आई होप। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कोई आप अन्यथा कार्य नहीं करते। ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता का कानून जो है संसद बनाएगी और यह गृह मंत्रालय के अधीन होगा। यानी कि जो अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि जो नागरिकता का कानून है इसे संसद बनाएगी, और संसद में यह किस मंत्रालय के अंतर्गत होगा? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। जैसे कि वर्तमान में अगर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो इस समय जो भी नागरिकता का कानून बनाने का कार्य होगा वो अमित शाह के अंडर में होगा। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएंगे इधर। सबसे पहले 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। फिर अनुच्छेद 6 में क्या है कि जो पाकिस्तान से भारत आया है उसको नागरिकता। फिर अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान गया है लेकिन उसके बाद वापस आ जाता है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 7। फिर आर्टिकल 8 में क्या है? भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारतीय होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। अनुच्छेद 8 में आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी अगर आप विदेश में सेटल हो जाते हैं और वहाँ की आप नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी।
इसके बाद अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकता आपकी तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करते हैं, यानी देश विरुद्ध गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, देश के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे कि देश के आत्मसम्मान का खतरा हो या देश का कोई भी ऐसा खतरा हो संभावित। तो अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 10 में क्या कहा है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे कि देश को कोई खतरा है या फिर अन्यथा कार्य ना करें। इसका तात्पर्य समझ गए होंगे। तो अनुच्छेद 10 इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे तो नागरिकता के कानून में सभी इम्पॉर्टेंट है, जो भी नागरिकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नागरिकता भाग 2 आप लोग एकदम रट लीजिएगा, नागरिकता से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आर्टिकल 11 में क्या है कि नागरिकता का कानून जो बनाएगी संसद बनाएगी, और संसद में किस मंत्रालय के अधीन होगा, तो गृह मंत्रालय। इसके बाद धीरे धीरे जब इतने प्रावधान रखे गए नागरिकता के बारे में, तो कोई भी कानून बनता है तो अपने आप में 100% सही नहीं होता है, समय समय पर उसमें सुधार की ज़रूरत होती है। वैसे ही पहला नागरिकता अधिनियम आया 1955 में। इसके बाद फिर 1986 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया, फिर 1992 में, 2003 में और 2005 में। इस तरह समय समय पर नागरिकता अधिनियम से संबंधित कानून आते रहे। तो आइए अब समझ लेते हैं कि नागरिकता अधिनियम से संबंधित क्या कानून है। पहला क्या बनाया गया कि जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता भारत में दी जाएगी। ये जो 1955 में नियम आया था, कानून बनाया गया था नागरिकता को लेकर के, ये बहुत ही, ये कह सकते हैं कि वाहियात कानून था, क्योंकि इसका बहुत ही मिसयूज होने लगा। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर भारत में जन्म हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये इसका पहला था। इसके बाद 1986 में इसमें संशोधन किया गया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा था। कैसे कि अगर कोई पाकिस्तानी है, वो भारत में घूमने आया है और उसको यहाँ पर बच्चा हो जाता है, कोई महिला है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती थी। तो इस तरह करके बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ इसका मिसयूज करने लगे। इसके बाद 1986 में, अब देखिए 1955 के बाद 1986 में, यानी कितने साल के बाद इसमें एक सुधार आया। उसमें यह कहा गया कि माता या पिता जो कि भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को नागरिकता तब दी जाएगी जन्म के आधार पर कि जबकि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके बाद फिर 2003 में दूसरा सुधार हुआ। क्या हुआ कि ये दोनों वैलिड होना चाहिए, यानी कि इस तरह नहीं कि फर्जी या फिर इनलीगल तरीके से उसने भारत की नागरिकता प्राप्त की हो। जैसे कि मान लीजिए जो कश्मीर से सटा हुआ भारत जो है पाकिस्तान का एरिया है, अब कोई पाकिस्तानी इधर आता है कश्मीर में कि शिक्षा के उद्देश्य से यहाँ पर आता है वीज़ा पासपोर्ट लेकर के कि, और इसके बाद यहाँ किसी भारतीय महिला से शादी कर लेता है। अब यहाँ जो महिला होगी उसको तो भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसके बाद वो मान लीजिए प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका जो बच्चा होगा तो इसके आधार पर तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो इसमें भी मिसयूज होने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि 2003 में एक कानून बनाया गया कि वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि कोई बहाने से आता है और भारत में शादी कर लेता है, इसके बाद बच्चा हो जाता है तो क्या उसको नागरिकता दी जाएगी, इस तरह से नहीं दी जाएगी। तो इसमें धीरे धीरे समय समय पर सुधार होते रहे, लेकिन प्रारंभ में ये बहुत ही ज़्यादा बेकार कानून था और इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी हुआ। इसके बाद दूसरा क्या है कि वंश के आधार पर, और वो वंश किस तरह से देखा जाएगा, वो पिता की तरफ से, यानी किसी व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। यदि उसका पिता भारतीय है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। अब हम में से वैसे देखें तो 99% जितने भी हैं सबको वंश के आधार पर नागरिकता मिली है। हमारे जो दादा थे, परदादा थे, तो उन्हीं के पीढ़ी जो चली आ रही इसी हिसाब से तो हमको नागरिकता मिली है ना, वंश के आधार पर। 1992 में इसमें पहले क्या था कि पिता के आधार पर देखा जाता था कि उसका पिता भारतीय होना चाहिए तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। बाद में उसमें क्या हुआ कि महिलाओं ने केस कर दिया कि भाई हम भी तो अगर भारत के हैं तो क्या हमारा बच्चा नहीं है तो उसको भी तो नागरिकता दी जानी चाहिए। इसके बाद 1992 में क्या हुआ कि माता या पिता में से, यानी दोनों की तरफ से वंश देखा जाएगा। अगर उसकी माता भारतीय है तो भी उसको नागरिकता दी जाएगी, उसका पिता भारतीय है तो भी उसको नागरिकता दी जाएगी, यानी वंश अब दोनों तरफ से गिना जाएगा, माता की तरफ से भी पिता की तरफ से। इसके बाद तीसरे में क्या है, पंजीकरण के आधार पर।
इसमें क्या है कि अगर कोई भारत में रहता है, भारत में काम करने के उद्देश्य से आया और उसको भारत अच्छा लगने लगा, वो अब चाहता है कि मैं यहीं सेटल हो जाऊं, तो उसके लिए उसको 7 साल तक भारत में रहना होगा और इसके बाद पंजीकरण करवाना होगा गृह मंत्रालय में। इसके बाद अगर लगता है गृह मंत्रालय को कि इसको नागरिकता दी जानी चाहिए तो वो निर्धारित करेगा, अन्यथा उसको नहीं दी जाएगी। तो पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है भारत को। इसके बाद चौथा आता है देशीकरण। देशीकरण में क्या है कि उसे 10 साल तक अनिवार्य है कि वो भारत में रहा हो। इसके बाद कला और विज्ञान का पारखी हो, यानी कला और विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखता हो। 22 भारतीय भाषाएं जो कि अनुसूची 8 में दी गई हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का वो ज्ञाता हो, उसको एक भाषा आती हो। अगर उसमें कोई ऐसी एबिलिटी है तो उसे देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जैसे कि देखें तो अदनान स्वामी हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, वो कला में भी रुचि रखते हैं और भारत में काफ़ी सालों से रह भी रहे हैं। भारतीय भाषा जो कि हिंदी भी काफ़ी अच्छी बोलते हैं। तो इस तरह से देशीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता दी जा सकती है और ये अच्छा भी है। दुनिया भर के जितने भी कला विज्ञान के क्षेत्र में हैं, जो वैज्ञानिक हैं, तो हम उनको नागरिकता दे सकते हैं और भारत के लिए वो काम करें, भारत की नागरिकता ले लें। तो इसके लिए 10 साल उसको भारत में रहना पड़ेगा, तभी जाके उसको भारत से लगाव होगा, भारत की मिट्टी से प्यार होगा। इसके बाद पांचवा क्या है, ये सबसे सरल है, अर्जित भूमि। अगर भारत किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेता है, जैसे कि सिक्किम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर भारत किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेता है तो वहां रह रहे लोगों को अपने आप भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। सिक्किम क्या हुआ कि जब सिक्किम को भारत ने मिलाया था तो सिक्किम के लोगों को अपने आप भारत की नागरिकता मिल गई। तो ये 5 तरह से भारत की नागरिकता किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। पहले में क्या था कि जन्म के आधार पर किसी को भी मिल सकती थी, फिर इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ। इसके बाद वंश के आधार पर, फिर पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और याद हो जाएंगे आसानी से। वीडियो को एक बार और देखिएगा रिवाइज करके। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।